हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस। तो गाइज़, कल आपका एग्ज़ाम है गेट 2023 के लिए। तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ सन पाथ डायग्राम रिप्रेजेंट। तो सन पाथ डायग्राम सबने देखा होगा, उसमें जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शंस हैं एल्टीट्यूड एंगल, एजीमुथ एंगल, डे ऑफ द ईयर और हावर ऑफ द ईयर। तो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो एल्टीट्यूड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सन पाथ डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो ये सन पाथ डायग्राम है जिसमें आप ये डॉटेड लाइन देख रहे होंगे। ये डॉटेड लाइंस ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो इनको एल्टीट्यूड एंगल होता है, ये एल्टीट्यूड एंगल। अगर आपको एजीमुथ लाइन, अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है आपका डे एंड टाइम, तो आपको कंसेंट्रिक सर्कल पे ऑब्जर्वर को पॉइंट मार्क करना होगा एंड उसको सन पाथ डायग्राम पे आप चेक कर सकते हैं कि किस डे टाइम आप सब उस पर निकाल सकते हैं। एंड एजीमुथ एंगल क्या होता है, नीचे जो आप फिगर देख रहे हैं वहाँ पे एक सेंटर में ऑब्जर्वर है कोई भी, और एक इमेजिनरी पाथ है। मान लीजिए आपका सन यहाँ पर है, तो इमेजिनरी पाथ ऑन लैंड। तो ये जो लाइन होगी इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज़ द एजीमुथ एंगल। तो ये एंगल एजीमुथ एंगल होगा, ये एंगल एल्टीट्यूड एंगल होगा। तो द सोलर एल्टीट्यूड एंगल इज द एंगल बिटवीन द सन एस रेज एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर. It is related to the solar zenith angle being the angle between the sun rays and the vertical. And solar azimuth angle defines the horizontal coordinates of the sun relative to the observer. It is defined as the angular distance between the projection of the sun on the imaginary horizontal plane on which the observer is standing. जैसा कि अभी हमने देखा, ऑब्जर्वर जहाँ स्टैंड कर रहा है उसको हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी प्लेन पे और विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, एंड द रेफरेंस डायरेक्शन इन द सोलर टेक्नोलॉजी द रेफरेंस डायरेक्शन इज नॉर्थ। तो नॉर्थ के कंपैरिजन में ऑब्जर्वर का एंगल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनवरी 2017 बाय द अर्स्टवाइल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिएशन. Government of India defines EWS households as those having an annual income up to. तो जो गाइडलाइंस हैं क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर EWS, उसमें EWS हाउस होल्ड्स के लिए जो इनकम डिसाइड की गई है वो कितने तक है वो पूछा गया इस क्वेश्चन में. सो फॉर EWS एनुअल इनकम शुड नॉट बी अबव 3 lakhs एंड फॉर LIG lower income groups their income should be in between 3 to 6 lakhs. तो चलिए देख लेते हैं एक बार. ये कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जो मैंने गाइडलाइन से निकाली हैं. सो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए अप टू 3 lakhs तक एनुअल इनकम होनी चाहिए एंड लोअर इनकम ग्रुप के लिए 3,01 रुपीज़ से लेके 6 लाख तक की एनुअल इनकम होनी चाहिए. और बेनिफिशरी को फैमिली कैसे कंसीडर होगी, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होंगे, और उनका द बेनिफिशरी फैमिली शुड नॉट ओन ए पक्का हाउस. एंड कारपेट एरिया फॉर EWS, कारपेट एरिया अप टू 30 square meter विद एडिक्वेट बेसिक सिविक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक ए टॉयलेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. तो आंसर यहाँ पे 3 lakhs. क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर. सो वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर इज, एंड ऑप्शन आर इंकस्पेस, ऑडियन, एडोब ड्रीमवीवर एंड डिज़ाइन बिल्डर. तो वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर इज इंकस्केप, ऑडियन, एडोब ड्रीमवीवर एंड डिज़ाइन बिल्डर. चलिए इन तीनों के बारे में भी देख लेते हैं कि वो क्या सॉफ्टवेयर्स हैं. So Inkscape
is a free and open source vector graphic editor used to create vector images, primarily in scalable vector graphic format. Audion is a powerful engineering software for simulations and measurement of room acoustics. रूम acoustics, sounds, simulations वगैरह के लिए Audion यूज़ किया जाता है. It is used to design the acoustics in any type of room, noise control, make measurements of acoustics or acoustic oscillations. Adobe Dreamweaver is a software tool for front-end developers and web designers. ये वेब डिज़ाइनिंग के लिए Adobe Dreamweaver यूज़ किया जाता है. It blends a robust design surface and code editor that helps easily code design and manage sites. So वेबसाइट्स जो होती हैं उनको मैनेज करने के लिए भी Adobe Dreamweaver यूज़ किया जाता है. Design Builder is an Energy Plus based software tool used for energy, carbon lighting and comfort measurement and control. Design Builder is developed to ease up the building simulation process. तो बिल्डिंग के एनर्जी सिमुलेशंस के लिए डिज़ाइन बिल्डर सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है. तो आपने अभी चारों के बारे में पढ़ा. अगर क्वेश्चन में कभी भी कोई भी एक आ जाए तो एटलीस्ट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको ऑप्शन क्वेश्चन से रेलेवेंट है या नहीं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन केबल ऑफ ए सस्पेंशन ब्रिज सपोर्ट्स द डेक विद हैंगर्स. दीज हैंगर्स आर इक्विडिस्टेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द ब्रिज and represent a uniform distributed load, assuming the cable to be weightless as compared to the applied loading. The best approximation shape that the cables take for its loading is a. तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया द मेन केबल ऑफ ए सस्पेंशन ब्रिज. एक ब्रिज है एंड उस पर दोनों साइड सस्पेंशंस लगे हैं. मेन केबल ऑफ ए सस्पेंशन ब्रिज सपोर्ट्स द डेक विद हैंगर्स. तो ये हैंगर्स हैं और ये मेन केबल है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. इक्वी डिस्टेंस लेंथ है सभी केबल्स के बीच में. एज्यूमिंग द लेंथ, सो कैटेनरी कर्व लाइक ये दो एरियाज हैं, सेपरेट एरियाज, एंड आपको ब्रिज क्रिएट करना है. सो कैटेनरी कर्व इज ए ब्रिज विच इज इन दिस शेप. सर्कुलर आर्च कर्व, अगर ये आपका ब्रिज है तो उसके नीचे आर्च ऐसा होना चाहिए, सर्कुलर शेप. पैराबोलिक कर्व, अगर ये आपके दो दिस इज द पैराबोलिक ऑल्सो. एंड हाइपरबोलिक जो डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर में क्रिएट किया जाता है. तो चलिए देख लेते हैं. बट इस क्वेश्चन में पूछा है द मेन केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज सपोर्ट्स द डेक विद हैंगर्स. सो आंसर इज हियर पैराबोलिक कर्व. So let's see the catenary curve. So this image shows catenary curve जिसमें सेग कर जाता है ब्रिज. Catenary curve is an idealized hanging chain and cables assuming its own weight when supported only at the end with a uniform gravitational field. इसमें दोनों एंड पे सपोर्ट किया जाता है और केबल्स और उनका वेट भी कंसीडर किया जाता है. हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर्स, दिस वन इज़ फॉर हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर. सो सी यहाँ पे ब्रिज की शेप ही अलग है जो इसके सस्पेंशन के लिए यूज़ किया गया सिस्टम. इट हैज़ ए कर्व इनवर्ड रेदर देन कर्विंग आउटवर्ड. आप देख रही है यहाँ पे इनर साइड में उसका कर्व को हैंगिंग प्रोवाइड की गई है. एंड ए कैटेनरी कर्व, ए सिंपल हैंगिंग रोप ब्रिज डिजाइंड ए कैटेनरी, बट इफ दे वर इन द फॉर्म ऑफ ए सस्पेंशन ब्रिज they usually described as a parabola in shape.
लाइक दिस वन इज़ अ पैराबोलिक। नॉर्मल हैंगिंग ब्रिज को हम कैटेनरी कर्व के कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, बट अगर वही सस्पेंशन ब्रिज इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ब्रिज में अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको पैराबोला इन शेप में कंसिडर करेंगे। सो पैराबोलिक कर्व with the roadway hanging from the inward arch, and this one is a circular arch bridge. Let's move to the next question. Arrange the following road types in descending order of accessibility. तो यहाँ पे 4 टाइप के रोड्स दिए गए हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सेसिबिलिटी के टर्म्स में हमें कंसीडर करना है। सो ऑप्शंस आर आर्टीरियल रोड, एक्सप्रेसवे, कलेक्टर रोड एंड लोकल स्ट्रीट। सबसे पहले आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स पता होने चाहिए। सो एक्सप्रेसवे, सबसे पहले एक्सप्रेसवे के अंडर हाईवे, देन आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड, कलेक्टर स्ट्रीट, देन लोकल स्ट्रीट, देन एक्सेस स्ट्रीट। सो ये बिगेस्ट टू लोवेस्ट कैटेगरी। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, देन हाईवे, देन आर्टीरियल रोड, देन सब आर्टीरियल रोड, कलेक्टर रोड, लोकल स्ट्रीट एंड एक्सेस स्ट्रीट। तो ये सीक्वेंस है टाइप्स ऑफ रोड्स की। अभी यहाँ पे पूछा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले एक्सप्रेसवे क्यू, तो यहीं से आपका आंसर क्लियर हो जाता है ए। बट अगर आपको पता नहीं है एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा है या नहीं, आपको बाकी 3 में से देखना है। फिर एक्सप्रेसवे के बाद आर्टीरियल रोड पी, देन कलेक्टर स्ट्रीट आर एंड देन एस। सो आंसर पी। सिर्फ एक ऑप्शन पता होने से भी, एक्सप्रेसवे पता होने से कि एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा है, उससे भी आप अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व करके अपना टाइम सेव कर सकते थे। सो प्लीज़ प्ले माइंडफुली इन एग्जाम्स। The following two-dimensional visual composition represents. सो एक 2D कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पे हमें बताना है कि ये इमेज क्या रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शंस आर इंटरलॉकिंग, इंटरसेक्टिंग, इंटरलेसिंग एंड इंटरपेनिट्रेटिंग। सो वर्ड से ही अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं, इंटरलॉकिंग, लाइक हमने देखा इंटरलॉकिंग पेवर्स ब्लॉक होते हैं कहीं भी पार्किंग में या बाहर साइड रोड साइड्स पे आपके पेवर्स लगे होते हैं, इस शेप में लगे होते हैं ना। फिर नेक्स्ट आपका ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं आपस में, शेप्स डिफरेंट होने के बावजूद या सेम शेप में भी हो जाते हैं। सो इंटरलॉकिंग इज डेट। इंटरसेक्टिंग, जब दो चीज़ें आपस में एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हूँ। हम बोलते हैं ना कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, तो ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इंटरलेसिंग, कि दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर इंटरलेस कर रही हूँ।
एंड इंटरपेनिट्रेटिंग कि जो चीज़ ये 3D फॉर्म में इंटरपेनिट्रेटिंग वर्ड यूज़ होगा जब एक चीज़ दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर रही होगी। लाइक ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है, सो इंटरपेनिट्रेटिंग। सो जो गिवन इन इमेज है वो एग्जाम्पल होगा इंटरलेसिंग का। आंसर इज सी। अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है चारों टर्म्स को। तो इंटरलेसिंग जैसे आप ये 3D इमेज में देख पा रहे हैं राइट साइड में ग्रीन एंड ब्राउन, तो ये इंटरपेनिट्रेटिंग का एग्जाम्पल है कि जिसमें ये ब्लॉक ग्रीन ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। ये इंटरलेसिंग का एग्जाम्पल है। ये इंटरसेक्टिंग का है कि दो रोड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड दिस वन इज द इंटरलॉकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गोल्डन रेशियो रेफर्स टू। गोल्डन रेशियो आई होप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा गोल्डन रेशियो के बारे में, जो जिसकी वैल्यू होती है 1.6180 एंड सो ऑन। बट इस बार एग्जामिनर ने थोड़ा सा गोल्डन रेशियो के टर्म्स को घुमा दिया है। सो इसके लिए आपको या तो आपने गोल्डन रेशियो को डिटेल में पढ़ा होगा तो ही पता होगा, या फिर आपको स्क्वायर रूट्स की वैल्यू पता होंगी, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपने गोल्डन रेशियो पढ़ा है, सो गोल्डन रेशियो 5 इज इक्वल टू 1 + √5 डिवाइडेड बाय 2। इसको भी हम गोल्डन रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं और 1.6180 एंड सो ऑन। इन दोनों में से कोई भी अगर आपको याद होगा तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज अब ये इससे आपको क्या करना होगा, जब रेशियो गिवन है तो 1:5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि 1 + √5 आपका बचेगा, विच इज़ ऑप्शन बी। यहाँ से आपका वैसे सॉल्व होगा। अगर आपको √5 की वैल्यू पता है, जो कि मैंने निकाली हुई है नेक्स्ट में आंसर सॉल्यूशन में, देखिए अगर आपको वो भी नहीं पता है, सो आपको रेशियो पता है 1:1.618। आपको ये फिगर याद है, गोल्डन रेशियो के लिए सबको पता होगा। सो अभी आपको ये फिगर लाने के लिए क्या करना होगा, सभी एग्जांपल्स चेक करने होंगे। ये तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट फिगर बड़ा है, फर्स्ट फिगर छोटा है, सेकंड बड़ा है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। √2 की वैल्यू 1.4 है, अगर आप टेबल में देखेंगे 2 का स्क्वायर रूट इज़ 1.4, सो 1:1.4142 विच इज़ नॉट। तो या तो इस तरीके से आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है। अगर आपको स्टिल चेक करना है तो √5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। √5 2.2361, सो 2:1 + 2.236। सो वहाँ से 2.236, सो 2:3.23 विच इज़ इक्वल टू, अगर आपको दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1:1.612, सो विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.61। सो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बेसिक स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो आई होप इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, सभी ने इजीली कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉगर्थ लाइन ऑफ ब्यूटी इज। हॉगर्थ लाइन के बारे में अगर आपने डिटेल्ड आर्किटेक्चरल थ्योरीज पढ़ी हैं तो हॉगर्थ लाइन के बारे में भी पढ़ा होगा। हॉगर्थ लाइन ऑफ ब्यूटी में एक एस शेप कर्व होता है, उस एस शेप कर्व को सर्पेंटाइन लाइन बोलते हैं।
So Hogarth line of beauty is a not horizontal straight line, not zigzag line, not vertical straight line. It is serpentine line. So serpentine line S shape में होती है, which is Hogarth line. तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं. Hogarth idea of beauty was a theory of the line of beauty, an S-shaped curve, which is serpentine curved line that excited the attention of the viewer and evoked liveliness and movement. So एक movement show करता है Hogarth line. चलिए 9th question. Which of the following sites were added to Ramsar sites in the year 2020? So 2020 में रामसर साइट्स में कौन सी साइट्स को ऐड किया गया था. एंड रामसर साइट्स के बारे में पिछले 2-3 साल में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं गेट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. सो रामसर साइट्स में कौन कौन सी साइट्स ऐड की जा रही है, तो ये प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स हैं कल के एग्ज़ाम में एक बार लास्ट 4-5 ईयर्स की रामसर साइट्स देख के जाएँ. नंबर ऑफ़ रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं अभी टोटल में, वो भी पढ़ के जाएँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़रूरी है एंड एक्सपेक्टेड भी है कि इस साल भी आएगा. तो मैं एक बार सबको बोलूँगा कि प्लीज़ रामसर साइट्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं. सो अभी टोटल रामसर साइट्स हैं जो इंडिया में वो 54 हैं. टोटल 54 साइट्स आर देयर इन द रामसर लिस्ट फ्रॉम इंडिया. सो यहाँ पे ऑप्शंस में है अष्टमुडी वेस्ट वेटलैंड, एशियन कन्वर्जेशन रिजर्व, चिल्का लेक एंड लोनार लेक. सो रामसर साइट्स में 2020 में कौन कौन सी साइट्स ऐड की गई हैं, चलिए देख लेते हैं. लोनार लेक एंड असम कंजर्वेशन रिजर्व. सो अगर आप येलो कलर में देखेंगे तो ये 2022 में जो 5 साइट्स ऐड की गई हैं वो साइट्स हैं जिसमें कारिकिली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु से, पल्लिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु से, वो भी पिचावरम मैनग्रोव तमिलनाडु से ही, सख्या सागर मध्य प्रदेश से एंड पाला वेटलैंड्स मिज़ोरम से. इसमें खजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी वर अनाउंस्ड एट रामसर साइट्स ऑन 2 February 2022 held at सुल्तानपुर नेशनल पार्क ए रामसर साइट इन हरियाणा. खजाड़िया एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को भी 2 February 2022 को ऐड किया गया था रामसर साइट्स में. सो ब्लू कलर में अगर आप देखेंगे तो उसमें 2021 में जो रामसर साइट्स में ऐड किया गया है उसमें है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है, पिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो झज्जर हरियाणा से है, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अहमदाबाद गुजरात के आसपास है एंड वधवना वेटलैंड्स वडोदरा गुजरात में है. हैदरपुर वेटलैंड इन यूपी हैज़ बीन एडेड एज रामसर साइट इन दिसंबर 2021. तो ये साइट्स रामसर साइट्स में 2021 में ऐड की गई हैं. एंड पर्पल कलर में अगर आप देखेंगे तो 2020 में जो साइट्स रामसर साइट्स में ऐड की गई थी वो है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो कि लद्दाख से है, महाराष्ट्र से लोनार लेक है, सूर सरोवर और कीथम लेक है जो आगरा उत्तर प्रदेश से ऐड की गई थी साइट, असम बैराज उत्तराखंड से, कंवर लेक या काबल ताल बिहार से एंड सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट कोलकाता से. ये साइट्स 2020 में रामसर साइट्स की लिस्ट में ऐड की गई थी इंडिया से. तो आंसर यहाँ पे असम कंजर्वेशन रिजर्व एंड लोनार लेक जो 2020 में ऐड की गई थी. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कीपिंग डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आउट ऑफ द बिल्डिंग. इन चारों में से कौन सी रेडिएशंस हैं सोलर रेडिएशंस को बिल्डिंग से बाहर रोकने में हेल्प करती हैं. तो उसके लिए आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए. मशराबिया क्या होता है, बाड़गिर क्या होता है, मलकूफ क्या होता है, छज्जा क्या होता है. आई होप सब ने छज्जा सुना होगा. उसके अलावा बाकी 3 वर्ड्स शायद ही किसी को याद होंगे या किसी को पता होगा तो बहुत रेयर स्टूडेंट्स होंगे. सो मशराबिया क्या होता है, एक प्रोजेक्शन बिल्डिंग से बाहर निकला होता है जैसे बालकनी बाहर निकलती है
वैसे ही बालकनी की तरह ही ये भी मशराबिया होता है, जो एक एज ए व्यूइंग विंडो बाहर की तरह निकली होती है, और उसको हम सोलर रेडिएशन के फॉर्म में भी जो बिल्डिंग से दूर रखने में हेल्प करती है। सो मशराबिया, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं राइट साइड में टॉप इमेज, सो ये मशराबिया है। इसमें ये विंडो दिख रही है जो कि सोलर रेडिएशंस को बिल्डिंग से आउट रखने में हेल्प कर रही है। सो दिस इन मशराबिया। मशराबिया इज एन आर्किटेक्चरल एलिमेंट which is characterized as traditional architecture in the Islamic world. It is a type of projecting oriel window enclosed with carved wood latticework located on the upper floors of a building, sometimes enhanced with stained glass. It was traditionally used to catch wind or for passive cooling. So, ये मशराबिया ये यूज़ किया जाता है। सेकेंड है बाड़गीर। बाड़गीर built on the roof, a बाड़गीर captures wind from any direction and guides it to the occupant zone. आप ये इमेज देखेंगे, दिस इज बाड़गीर। बाड़गीर में क्या होता है, टॉप में एक टावर क्रिएट किया जाता है जिसमें चारों साइड्स में ओपनिंग होती हैं, उसमें विंड एज ए विंड कैचर को यूज़ किया जाता है और यहाँ से विंड को ट्रांसफ़र किया जाता है ऑक्यूपेंट्स जोन्स में, अलग अलग रूम्स में। तो ये एक पुराना ट्रेडिशनल वे है विंड कैप्चरिंग का। सो बाड़गीर इज डैट। Malkuf is also a type of wind catcher. It traps the wind from the high above the building where it is cooler or stranger and channels it down into the interior of the building. This one is a Malkuf. Malkuf में एक ऊपर टावर क्रिएट किया जाता है विंड टावर की तरह, यहाँ से विंड फ्लो करके विंड को ट्रांसफ़र किया जाता है ऑक्यूपेंट जोन तक बिल्डिंग के इंटीरियर्स में। एंड लास्ट वन इज़ अ छज्जा। छज्जा इज़ एन ओवरहैंगिंग ईव और रूफ कवरिंग फाउंड इन इंडियन आर्किटेक्चर लाइक दिस वन इज़ द छज्जा, जो एक प्रोजेक्शन होती है जिसको रूफ कवरिंग की तरह यूज़ किया जाता है या ओवरहैंगिंग ईव की तरह, और सोलर रेडिएशंस को ये हेल्प करता है बाहर रोकने में। सो आंसर यहाँ पे ए एंड डी हो जाएगा। आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कीजिए, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।